नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेकर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 14 से 17 जनवरी 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह ये श्रृंखला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को हाल ही में किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य का स्टेट आइकन अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। मैथिली ठाकुर से संबंधित कई सारे प्रश्न हाल ही के दिनों में बने हैं, जो संपूर्ण जानकारी हमने आपको इसी करंट अफेयर्स के श्रृंखला के अंतर्गत दिया है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया है कि वर्तमान में बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आपके 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर से पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी थे, उनसे पहले पंकज त्रिपाठी थे। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। ये संबंधित जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब तक दिसंबर 2022 तक का, जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का मंथली पीडीएफ और साथ साथ वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के ये सारे वीडियो को मंथली वाइज देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और एग्जाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 14 जनवरी 2023 को किशनगंज का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 14 जनवरी 2023 को बिहार के किशनगंज जिला का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर किशनगंज जिला की स्थापना कब हुई थी तो 14 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किशनगंज को जिला घोषित किया था। हालांकि इससे पहले की बात करें तो किशनगंज पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक अनुमंडल था। बाद में 14 जनवरी 1990 को मतलब विभिन्न प्रकार से प्रयास किया गया कि इसे जिला का दर्जा मिले, तो परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किशनगंज को जिला घोषित किया था। और इसी दिशा में अभी हाल ही में 14 जनवरी 2023 को इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब किशनगंज की बात ये तो ऐसे में एक प्रश्न हाल ही में बना है, जो जानकारी हमने आपको इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत दिया था। ये पॉइंट यह है कि पिछले वर्ष 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार में 5 जून 2016 से लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज और शिवहर जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बिहार में जो लोक शिकायत निवारण कानून जो लागू है, तो ऐसे में बेहतर प्रदर्शन के लिए सुपौल, किशनगंज और शिवहर जिला को सम्मानित किया गया था 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी आपको ध्यान रखना, हमने आपको कई बार ये बारे में बतलाया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम है। हालांकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। तो ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। हम बात करें किशनगंज जिला की, तो किशनगंज जिला के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो ये पूर्णिया प्रमंडल बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल है। वर्तमान समय में बिहार की बात करें तो बिहार को 9 डिवीजन अर्थात 9 प्रमंडलों में से बांटा गया है, जिनमें से पूर्णिया भी एक प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 4 और ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसे याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था, अकी पुक यानी कि अ से अररिया, की से किशनगंज, पू से पूर्णिया, क से कटिहार। इसी तरह से सभी जानकारी आप याद रखेंगे। हालांकि बिहार वाले मैप पर हम बात करें किशनगंज की स्थिति को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किशनगंज की स्थिति है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार के 9 प्रमंडल और साथ ही साथ 38 जिलों की, तो आप संबंधित जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार को जो 9 डिवीजन में बांटा गया है, वर्तमान समय में बिहार 9 डिवीजन में बांटा हुआ है या फिर 9 प्रमंडल में बांटा हुआ है। ऐसे में 9 प्रमंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं।
हमने चर्चा किया था पूर्णिया प्रमंडल की, जिसके अंतर्गत आपका किशनगंज जिला आता है, जिसका अभी हाल ही में 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिहार के 38 जिलों की सूची है। हालांकि कुछ समय पहले 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला का एक क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र, जिसे कि राज्य का 39वां जिला बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि ये सारी बातें हमने आपको विस्तार पूर्वक भी बताया था, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ ये ध्यान रखेंगे 9 प्रमंडल है। हमारे यहाँ पर अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है। ऐसे में ये प्रश्न आपके बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये एक वरिष्ठ नेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ऐसे में हमने देखा है कि पहले भी मान लीजिए रामविलास पासवान का देहांत हुआ, तो वहां से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो इसी आधार पर आपको इसको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखना है। यहाँ से प्रश्न बनने की मुझे प्रबल संभावना नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर हम बात करें, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शरद यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शरद यादव को आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे शरद यादव का हाल ही में निधन हुआ है। और आपको ध्यान रखना है उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आंख मऊ में हुआ था। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब होशंगाबाद का नाम है नर्मदापुरम, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके ये जिले के अंतर्गत जो आंख मऊ गाँव है, यहीं पर मध्य प्रदेश में इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ था। आज़ादी से कुछ समय पहले, आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट होगा कि इंजीनियर बनना उनका सपना था, मगर कॉलेज की छात्र राजनीति ने उनकी दिशा बदल दी और वह छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना कि शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। लेकिन उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की बदायूं और बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी चुनाव उन्होंने जीता था। ये सारे संबंधित फैक्ट है जहां पर आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। वो संबंधित चीज़ों को हमने एक ही जगह आपके लिए एकत्रित किया है, तो आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में बनेंगे। अब यहाँ पर विकल्प नंबर डी पर अगर आप नजर डालेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है अवध बिहारी चौधरी। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि अवध बिहारी चौधरी कौन है। आप लोगों में से कितने छात्रों को पता है कि अवध बिहारी चौधरी कौन है जिनका संबंध बिहार से है? आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो ऐसे में यह उपलब्धि अभी हाल ही में केरल के नाम दर्ज हुई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि केरल हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए गए डिजिटल बैंकिंग के इस अभियान के प्रतिफल के रूप में जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। यहाँ पर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है अभी हाल ही में केरल। लेकिन बिहार की दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो जो नवीनतम रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का जहानाबाद जिला जो है ये 100% यानी कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। ये जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। और बात हुई है जहानाबाद की, तो जहानाबाद से संबंधित एक प्रश्न हमने आपको बतलाया था। 1999 में यहाँ पर एक नरसंहार हुआ था जिसका नाम था सेनारी नरसंहार। ये जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया था। सेनारी नरसंहार का जो संबंध है ये जहानाबाद से ही है। ये सारी बातें आपको याद होगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों को बता दूं कि जितने छात्र घर बैठे रहकर 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं बीपीएससी मेकर के ये 62 दिनों के टेस्ट सीरीज प्लान के माध्यम से। आप घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए इस टेस्ट सीरीज श्रृंखला को जरूर ज्वाइन करें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपका जो एग्जाम प्रस्तावित है ये 12 फरवरी 2023 को होना है। तो ऐसे में बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए एक कोर्स लॉन्च हुआ है। कोर्स के अंतर्गत ये तमाम मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आप औरों से अधिक स्कोर कर पाएंगे। ये यहाँ से ध्यान रखिए, इसमें एक ऑफर है। ऑफर की जो वैधता है इसे 15 जनवरी से बढ़ाकर 18 जनवरी 2023 कर दिया गया है। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कूपन कोड BM100 आपको अप्लाई करना है। इस कोर्स की जो फी होगी
ये घटकर 299 रुपये हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 6 महीने एक्स्ट्रा यहाँ पर कोर्स की वैलिडिटी मिलने वाली है। तो कुल मिला के 18 महीने के लिए आपको मिलेगा, जहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। ये तमाम जो मटेरियल यहाँ पर आपने देखा ये सभी इसमें इंक्लूड है, वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 62 दिनों का प्लान है, यानी कि इसमें 62 सेट है, वो सभी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो घर बैठे रहकर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपका बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर्स या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जितना भी नोट्स हमारा आता है वो सारा मात्र और मात्र 299 रुपये में 18 महीने की अवधि के लिए आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जो कि आपकी आगामी बीपीएससी एग्जाम तक के लिए वैलिड हो सकेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में जनवरी 2023 की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर से परमाणु सक्षम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है या फिर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ध्यान रखेंगे इसका नाम है पृथ्वी-2। साथ साथ यहाँ पे हम बात करें पृथ्वी-2 की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पृथ्वी-2 की विशेषता की बात करें तो पृथ्वी-2 एक छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, ये एक छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत की पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसमें कि पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3 और धनुष आदि शामिल है। हमारा अगला पॉइंट है कि यह लाइट प्रोपेल्शन ट्विन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताओं के वर्णन में यहाँ पर इसे लिखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो संबंधित सारी जानकारी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के गाँव में किसानों को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये समझौता अभी हाल ही में नाबार्ड के साथ किया गया है। अब यहाँ पे हॉकी वाली सरपंच की बात है, तो ऐसे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हॉकी वाली सरपंच का नाम क्या है या फिर उनका मूल नाम क्या है, जो कि हॉकी वाली सरपंच नाम से फेमस है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, इनका जो मूल नाम है ये है नीलू यादव। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि नीलू यादव उर्फ हॉकी वाले सरपंच ने राजस्थान के किसानों को मजबूत करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। इसी दिशा में ये समझौता हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये समझौता नाबार्ड के साथ किया गया है। अब यहाँ पर नाबार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है, जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये समिति का नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गोविंदा रुजुलू चिंतला है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नाबार्ड के कार्य की, इसका कार्य क्या है, तो ऐसे में ध्यान रखिए नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कृषि के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण तथा हस्तशिल्प के लिए ऋण प्रदान करता है, यानी कि एक प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाता है। तो ये सारी जानकारी नोट आपको करना है। आई होप कि आप इस श्रृंखला से बहुत सारे चीज़ें सीख रहे हैं। जो लोग बहुत दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं तो निसंदेह यहाँ से आपको जरूर फायदा मिल रहा होगा इस सीरीज से। अब देखिए यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। तो ये छठा प्रश्न है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये भी हाल ही में जारी किया गया है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संबंधित फैक्ट की अगर बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जनवरी 2023 में जारी विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की विकास दर से बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट जो है इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अर्थव्यवस्था जो है भारत की वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की विकास दर से बढ़ेगी। ये संबंधित फैक्ट है जो कि आपको नोट करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा है कि हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। हालांकि एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो भारत एशिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अतिरिक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आदि वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। तो इसके अतिरिक्त ये कुछ रिपोर्ट है जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा विश्व बैंक की स्थापना से संबंधित। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, साथ साथ इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस संबंधित फैक्ट को यहाँ से आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल अवार्ड 2022 किसे देखिए यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। प्रश्न एक्चुअली में यहाँ पे में शब्द छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए डिजिटल इंडिया पोर्टल अवार्ड 2022 में किसे प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ई नाम पोर्टल को ये सम्मान मिला है, जो प्लेटिनम अवार्ड मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई नाम प्लेटफॉर्म या फिर ई नाम पोर्टल को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे में यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ई नाम कृषि मंत्रालय की एक पहल है या फिर प्रमुख पहल है, जिसे कि हाल ही में डिजिटल इंडिया के प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है या फिर कार्य करता है, जो कि आपको ध्यान रखना है कृषि मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे इसे संचालित किया जाता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा, सारी बातें यहाँ पर हमने आसान भाषा में लिखा है। तो देखिए इस पोर्टल की मदद से या फिर इसके माध्यम से उपज को मंडी तक ले जाने का झंझट ही खत्म हो गया है, जो कि मतलब कह सकते हैं खेतों में जो उपज होती है, जो भी फसल बनकर तैयार होता है, तो इसके माध्यम से मतलब इस पोर्टल का अगर उपयोग किया जाए तो मंडी तक उपज को ले जाने का झंझट ही अब खत्म हो गया है। अर्थात किसान खुद इस पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और घर बैठे अपनी उपज की बोली लगाते हैं, और जो व्यापारी उपज को खरीदता है वह खुद ही उपज को खेतों से अपने घर ले जाता है या फिर अपने यहाँ ले जाता है। तो बदले में किसान को ऑनलाइन पेमेंट मिल जाता है, यानी कि खेतों से मंडी तक ले जाने का झंझट खत्म हो गया है इस पोर्टल के माध्यम से। तो इसी दिशा में डिजिटल इंडिया पोर्टल का जो सबसे पहला अवार्ड है प्लेटिनम अवार्ड, ये अभी हाल ही में ई नाम पोर्टल को दिया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ और अवार्ड की, तो गोल्ड अवार्ड जो मिला है ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ई ट्रांसपोर्ट को ये अवार्ड मिला। जबकि वहीं पर बात करें सिल्वर अवार्ड की, तो ये जजमेंट सर्च पोर्टल को ये अवार्ड मिला है सिल्वर मेडल। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। मुझे लगता है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों पर जब आप नजर डालेंगे तो इसमें 3 ऐसे विकल्प हैं या फिर 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो इसका राइट आंसर होगा। एक तो हो जाएगा RRR, एक हो जाएगा कश्मीर फाइल्स और एक होगा कांतारा, जबकि इसमें बाहुबली 2 शामिल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि एक से अधिक विकल्प सही है, तो ऐसे में उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फाइनल जो आंसर बनेगा बीपीएससी की दृष्टिकोण से ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान की जाती है। और ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म की बात करें तो इसमें से आपको ध्यान रखना है SS राजमौली द्वारा निर्मित RRR, साथ साथ संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स, ऋषभ शेट्टी की कांतारा। तो ये सभी फिल्में 2023 से ऑस्कर के लिए भारत की फिल्म के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें ऑस्कर के बारे में, भारत के दृष्टिकोण से किस फिल्म को पहली बार नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, तो भारत की पहली हिंदी फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया, जो कि 1957 में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। हालांकि इसे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। लेकिन हम बात करें यहीं पर अगले पॉइंट में, 1983 में फिल्म आई थी गांधी, जो कि भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म ने जीता था, या फिर इस फिल्म को सम्मानित किया गया था ऑस्कर अवार्ड से। तो भारत के लिए जो पहला अवार्ड मिला था ये गांधी फिल्म को मिला था, जो कि 1983 में, मतलब कि 1983 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो नोट कीजिएगा, प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न की हाल ही में एक तारे का नाम निम्नलिखित में से किस एक भारतीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, जिसे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत भी किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। आपको जानकारी दे दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारा का नाम हाल ही में रखा गया है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में भी इसे पंजीकृत किया गया है और इसे नाम दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी तारा। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। हमारा अगला पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वे पहली बार 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। 1924 की बात आई है तो आपको ध्यान रखना 1924-25 में ही
आम बजट और रेल बजट को दोनों को अलग अलग किया गया था। एक प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा इसी में कि इन्हीं के कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ा गया है। साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे रीजन यह है कि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर या फिर हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये हुबली में इसका उद्घाटन किया गया है। और आपको ध्यान होगा कि इसी दौरान हुबली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी चूक हुई थी। अब यहाँ पर फिलहाल हम इसे छोड़ते हैं, चलते हैं यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे कि 12 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षा और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है कि इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक हुबली में कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है, बताएं कि इसके लेखक कौन है। तो देखिए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जादूनामा के जो लेखक हैं ये है अरविंद मंडलोई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी किताब जादूनामा का 9 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। इस किताब के लेखक हैं अरविंद मंडलोई और आपको ध्यान रखना है इसका प्रकाशन मंजुल पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। जादू जावेद अख्तर का निकनेम है और यह किताब जादू से जावेद बनने के किस्सों और दास्तानों का वर्णन करता है। इस पुस्तक की कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ये किस पर आधारित है, इसके लेखक कौन है, इसे किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया, ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखेगा। अगला 12वां प्रश्न है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हाल ही में कौन बनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवनी चतुर्वेदी अभी हाल ही में भारत की पहली महिला पायलट बनी है, जो कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला मतलब कि पायलट है। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सभी पासपोर्टों में से शक्तिशाली है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में दिया था, आप लोग यहाँ से यानी कि बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी एग्जाम के लिए जो सिलेबस आधारित नोट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें आपका बिहार जीके आदि इंक्लूड रहेगा। वो तमाम चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक ऑफर है, आपको ध्यान रखना है, ये ऑफर में आपको BM100 कूपन कोड अप्लाई करना है और इसकी जो फी होगी ये 299 होगी 18 महीने के लिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।